दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है डिसोल्यूशन। क्या टॉपिक है? भगवान का नाम लीजिए और डिसोल्यूशन को स्टार्ट कीजिए। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस, दुकान का बंद होना। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप में दुकान धंधा हमारा कंटिन्यू रहेगा और फर्म में धंधा ही बंद हो जाएगा। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ को मानते हैं। उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यूड होती थी। इसमें असेट्स सोल्ड होती है और लाइबिलिटीज पेड होती है और इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। बाकी इसमें दो तीन बातें और हैं थ्योरी में, वो आपको अलग वीडियो बना के देंगे। दो तीन बातें कौन सी हम आपको बता रहे हैं। एक बात ये है कि डिसोल्यूशन, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है। फिर हमारा है क्या कहते हैं, लॉसेस को कहाँ से राइट ऑफ किया जाता है। फिर डिसोल्यूशन में आता है मतलब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 49 और सेक्शन 50, दो तीन ऐसे सेक्शन है जो हमें करवाने पड़ते हैं। देखो दोस्तों, रियलाइजेशन अकाउंट, मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहला काम हमारा होता है असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ठीक है। जिन असेट्स को मार्केट में बेचना है मैं उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करता हूँ। असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ख़त्म करने के लिए करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स, यानी यहाँ पर लिखते हैं टू सन्ड्री असेट्स बुक वैल्यू पर। ठीक है। एक्सेप्ट, कौन कौन सी ऐसी असेट्स है जिन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता, बता सकते हैं? कैश, बैंक, पार्टनर लोन वोन कोई अगर दे रखा हो असेट्स में, ठीक है जी, लॉस, ये सब चीजें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती। अच्छा, गुडविल होती है उल्टा। सेकंड, आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। क्या? आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। दोस्तों, आउटसाइडर लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां आएगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर। एक्सेप्ट, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज, चाहे वो कैपिटल हो, लोन हो, कुछ भी हो, और रिजर्व्स। ठीक है जी। असेट्स सोल्ड या टेकन ओवर, असेट्स सोल्ड या टेकन ओवर। ठीक है जी। अब बच्चों, असेट्स सोल्ड या टेकन ओवर का मतलब क्या है, बताइए? हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है जी। अब असेट्स बिकेंगी तो फायदा हो गया, या तो लिखेंगे बाय बैंक या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। हमारे को फायदा हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। या तो एग्रीड वैल्यू आती है या सोल्ड वैल्यू आती है। इसके अंदर दो बातें, पहले कुछ और होता था, 2 साल से कुछ और हुआ है। If question is silent about realization of assets, ठीक है, टेंजिबल है तो सेम वैल्यू, इनटेंजिबल है तो जीरो वैल्यू। मान लो 5 असेट्स हैं, 4 की वैल्यू गिवन है, कितने में बिकी, 1 की वैल्यू गिवन नहीं है। वो 1 अगर गुडविल है तो 0 मानना, इंटेंजिबल को 0 मानते हैं। इंटेंजिबल को क्या मानते हैं, 0, और टेंजिबल को क्या मानते हैं, सेम वैल्यू पर। मान लो फर्नीचर की रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन, तो जितने वैल्यू फर्नीचर की है उतने में ही बेची। ठीक है जी। चौथा पॉइंट है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट क्या करेंगे, या तो पार्टनर ले गया
तो पार्टनर कैपिटल, पे करी तो बैंक। यहां आ जाएगा या तो टू बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। इधर आएगा प्रॉफिट और इधर बचे तो आएगा लॉस, जो ए और बी में बढ़ जाएगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, pay them at book value, pay them at book value। ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड असेट्स क्या होती है सर? जो असेट्स बैलेंस शीट में नहीं है, जो असेट्स बैलेंस शीट में नहीं है उन्हें अनरिकॉर्डेड असेट्स कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, हर चीज की दो ट्रीटमेंट होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहली ट्रीटमेंट होती है असेट्स ट्रांसफर, इधर होती है असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स ट्रांसफर का मतलब होता है टू कैंसिल द बैलेंस ऑफ बैलेंस, टू कैंसिल द बैलेंस फ्रॉम बैलेंस शीट, फ्रॉम, जो चीज पहले से ही बैलेंस शीट में नहीं है तो उसे कैंसिल करने की नौबत तो आएगी नहीं, यानी उसे ट्रांसफर की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कॉलम में कौन सी एंट्री होगी? ओनली रियलाइज्ड एंट्री। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर कॉस्टिंग 5000 टेकन ओवर बाय बी अ पार्टनर एट 3000। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? बाय बीज कैपिटल 3000। दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी असेट्स। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। हर चीज की दो एंट्रियां होती है, एक होती है लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, एक होती है लायबिलिटीज पेड। ठीक है बच्चों। तो लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट से बैलेंस को खत्म करना। फिर लायबिलिटीज पे होती है, जो चीज पहले से बैलेंस शीट में नहीं है उसे खत्म करने की क्या जरूरत है? तो अनरिकॉर्डेड की ये वाली एंट्री नहीं होगी, सिर्फ कौन सी एंट्री होगी? ओनली पेड एंट्री। मान लो आ जाए अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स पेड, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ रियलाइजेशन में टू बैंक लिख देंगे। ठीक है जी। 7वां कंटिंजेंट लायबिलिटी। What do you mean by contingent liabilities? Those liabilities which may or may not arise in future। शायद फ्यूचर में देनी पड़े, शायद ना देनी पड़े। बिजनेस में इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मैंने आप पर बिल लिखा, सर ये चैप्टर तो डिलीट हो चुका है 11th में से। अब यही समझ नहीं आती। हमें तो आता है, हमने तो पढ़ा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर, आपने वो चैप्टर भी नहीं पढ़ा हुआ। एक सिस्टम होता है BR-BP का। मैंने आप पर बिल लिखा, मेरे लिए आप BR हो, आपके लिए मैं BP हूँ। पहले आप मेरे लिए डेटर थे, डेटर्स पर ही बिल लिखे जाते हैं, तो डेटर्स का नाम BR में कन्वर्ट हो जाता है और क्रेडिटर्स का नाम BP में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा दिया। ये सर डिस्काउंट क्या होता है? सर मुझे ना बिल की एक डेट होती है 3 महीने बाद, मान लो पैसे मुझे आज चाहिए, तो बैंक इसकी गुड फेथ में हमें पैसे दे देता है। मतलब मैंने मान लो B से पैसे लेने हैं बिल के बदले और मैं हूँ A, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बिल पकड़ा दूंगा एज अ प्रूफ बैंक को, बैंक मुझे अभी पैसे दे देगा और B बाद में बैंक को पैसे दे देगा। ना तो मेरी असेट्स, क्योंकि मेरे को वो पेमेंट आनी नहीं है, ना मेरी लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट मैंने देनी नहीं है। लेने किसने है? बैंक ने। देने किसने है? B ने।
पर अगर बी गड़बड़ करेगा तो बैंक ने मेरी खूबसूरती देखकर, मतलब मेरी शक्ल देखकर या मेरी गारंटी पर हमारा बिल डिस्काउंट किया था, तो बैंक तब मुझे पकड़ेगा। तो दिस इज कंटिजेंट अबाउट द सिचुएशन, फ्यूचर इवेंट। अगर बी निकल गया घटिया तो देने पड़ेंगे, अगर बी निकल गया बढ़िया तो मेरी कोई टेंशन नहीं है। अब घटिया निकालते हैं, जब टेंशन नहीं है फिर तो उसमें कुछ नहीं करना। A bill of rupees 10,000 drawn on B, which was discounted from bank, was dishonored as B became insolvent and paid 40 पैसा in a rupee। हाय राम, बी इंसॉल्वेंट हो गया, मैंने बी पे 10,000 का बिल लिखा था, बी मुझे सिर्फ कितने पैसे दे रहा है, 40 पैसा, 4,000। कुछ बच्चे बोलते हैं दिनेश सर 4,000 बी दे रहा है, 6,000 आप बैंक को दे दो, एंट्री कर दो रियलाइजेशन टू बैंक। मैं कहता हूँ गलत। बैंक ने मजाक नहीं बना रखा, 2 तू दे दे, 5 तू दे दे, 2.5 तू दे दे, मेरे 10 आदमी मिला के बैंक पूरा मेरे अकाउंट में से काट लेगा। मतलब रियलाइजेशन टू बैंक, मैंने पूरा बैंक को कितना देना है, 10, और मैंने बी से जो लेना है वो मेरी सरदर्दी है। बी मुझे कितने दे रहा है, 4। जो नेट 6 से करेगा उसके नंबर कट सकते हैं। आंसर ठीक आता है कुछ हरकतों से, लेकिन वो चीजें वैलिड नहीं होती, वो चीजें वैलिड नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा जी, देखो हमारी कौन कौन सी एंट्री रहती है, पार्टनर जोन, म्यूचुअल सेटलमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मोटा माटी 2-3 एंट्रियां ही टॉपिक रहते हैं। पहले लेते हैं म्यूचुअल सेटलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल सेटलमेंट? म्यूचुअल सेटलमेंट का मतलब है कोई असेट्स, कोई लायबिलिटीज आपस में टेक ऑन ओवर हो रही है। ठीक है जी, देखते हैं सर। क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 टुक मशीनरी ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट लिखा है ना तो दिमाग मत लगाना, म्यूचुअल सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। सर रीजन है इसका, बाकायदा रीजन है जनाब, क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़ी है, कोई मजाक हो रखा है क्या? आपने रियलाइजेशन में मशीनरी किधर लिखी, इधर, क्रेडिटर किधर लिखे, इधर, ये तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, ये एज्यूम किया जाता है। आपको इस सिचुएशन में लॉस हुआ है 10,000 रुपए का, आपको इस सिचुएशन में लॉस हुआ है, आपने कोई एंट्री नहीं करी क्योंकि मशीनरी के बदले पैसा आ नहीं रहा, क्रेडिटर के बदले पैसा। दिनेश सर 10,000 कहाँ रिकॉर्ड किया आपने, नालायको, ये डेबिट कितने से एक्सीड कर रही है बताओ? हो तो गया ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, हो तो गया ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। ठीक है जी। बी पार्ट, क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 टुक मशीनरी ऑफ 70,000 एट 20% डिस्काउंट। 50,000 के क्रेडिटर, 70,000 का 20% 14, कितना हो गया? 70 में से 14 गए 56। मतलब मशीनरी की कीमत 56 मानी गई है, देने 50 थे, 50 के बदले मैंने 56 दिया, फालतू दिया तो 6 उससे लूंगा तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस को फायदा हो गया टू रियलाइजेशन। तो भाइयों आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 70,000, मशीनरी ले गए 50,000 की 10% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर्स कितने थे? 70, मशीनरी कितने की मानी गई? 45। जिस आदमी को 70 देने थे 45 तो दे दिए, बाकी कितने और देने हैं बताओ?
दे दो ना, फिर घाटा हो गया, रियलाइजेशन टू बैंक। फुल सेटलमेंट लिखा होता तो नो एंट्री होता फिर तो, ठीक है। 9th पार्टनर्स लोन। सर कोई बंदा बोले पार्टनर्स लोन कहाँ आता है? जब हम बहुत छोटे थे, हम जब 12th में पढ़ते थे, जेन्युइनली हमें तो रटा हुआ था पार्टनर लोन मतलब बैंक अकाउंट में। फिर हमारे टीचर ने बताया, जब मैंने पहली बार डिसोल्यूशन करी थी, बहुत पुरानी बात है, फिर हमारे टीचर ने बताया पार्टनर्स लोन रियलाइजेशन में भी आ सकता है, कैपिटल में भी आ सकता है और बैंक में भी आ सकता है। मैं पहले नॉर्मल बात करता हूँ। 20 लोन गिवन है, नॉर्मल लेते हैं। ये है बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ 20 लोन गिवन है, 10,000, बस कुछ मत करो, चुपचाप इसको बैंक में पे कर दो। आंसर बाय 20 लोन। एंट्री क्या बनी? 20 लोन टू बैंक, 20 लोन टू बैंक, ठीक है। फिर देखो, अब ये मैं अपनी तरफ से केस बना रहा हूँ, कुछ केस ना इररेलेवेंट भी होते हैं कई बारी। जैसे लिखा हुआ है 20 लोन 10, 20 लोन पेड 9। भी क्यों 9 लेगा? पहले तो ये बताओ क्यों लेगा 9? जब दुकान सॉल्वेंट चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वाई बी विल टेक लेस मनी? वाई? दिस इज इररेलेवेंट क्वेश्चन फ्रॉम रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। चलो कोई बात नहीं। बी को देना कितना था? 10, दिया कितना? 9। 1 रुपये का तो फायदा हो गया। अच्छा, फायदे के लिए हमारे पास अकाउंट ही एक है, कौन सा? तो आएगा किसमें ये? रियलाइजेशन। यानी अगर प्रॉपर लिखा जाए तो बैंक में कितना आएगा? बाय 20 लोन 9, और रियलाइजेशन में फायदे में कितना आएगा? बाय 20 लोन 1, ठीक है। ये हम अपनी तरफ से ऐसे ही केसेस ले लेते हैं, ऐसे बनते नहीं हैं। 20 लोन 10, ये 20 लोन वाज पेड 11, ये फिर भी एक जेन्युइन केस बन सकता है। इट कैन बी पॉसिबल। क्यों? इंटरेस्ट देना था 1 रुपये। ये एक जेन्युइन केस है, ये एक मेरे हिसाब से हाइपोथेटिकल केस है। इसमें पता नहीं कौन सी सोच लगानी पड़ेगी, ये हो गया वो हो गया, फर्म सॉल्वेंट नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो 20 लोन देना था 10, बी को पेमेंट करी 11, तो घाटा हो गया 1, यानी रियलाइजेशन में आ जाएगा 20 लोन 1 और बैंक में आ जाएगा 20 लोन 11, ठीक है जी। डी पार्ट। तो पहली बात हमने इन तीनों पॉइंट से सीखी। नॉर्मली हमारे टाइम पर तो ये 3 ही पॉइंट होते थे कि अगर पार्टनर्स लोन गिवन हो तो कहाँ आएगा? बैंक में। लेकिन बीच में घाटा फायदा हो तो कहाँ आ गया? रियलाइजेशन। कहाँ आ गया? अब इन्होंने एक नया पॉइंट पिछले 4 साल 5 साल पहले CTF, एक कॉमर्स टीचर फाउंडेशन की बहुत ही निहायत खूबसूरत सैंपल पेपर आया था, बहुत ही प्यारा सैंपल पेपर आया था। उसमें उन्होंने नए सिरे से एक पॉइंट डाल दिया जो आजकल का हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। 20 लोन was paid through मशीनरी, मतलब म्यूचुअल सेटलमेंट। और हमने सुना था म्यूचुअल सेटलमेंट की कोई एंट्री वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो दोनों चीजें रियलाइजेशन में होती थी। क्रेडिटर और मशीनरी ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं, अब कोई एंट्री नहीं करेंगे। 20 लोन तो रियलाइजेशन में आता ही नहीं है, मशीनरी रियलाइजेशन में ऑलरेडी आ चुकी है, अब क्या करें? बस एक काम करो, 20 लोन को रियलाइजेशन में डाल दो। तो एंट्री क्या करेंगे? 20 लोन टू रियलाइजेशन। ये एंट्री 99% लोगों से निकलती नहीं थी पहले। मैं दोबारा बताता हूँ, म्यूचुअल सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं है बशर्ते उन दोनों को रियलाइजेशन में डाला हो पहले बुक वैल्यू। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मशीनरी इधर है, क्रेडिटर इधर है। अब मशीनरी तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, 20 लोन तो होता नहीं। 20 लोन को रियलाइजेशन में डाल दो बस, फिर अपने आप सेटल हो जाएंगे।
ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगला पॉइंट तो आपकी सोच से भी ऊपर है। अगर नेगेटिव कैपिटल हो, देखो मेरे भाई, मैंने बी ने मुझे लोन दे रखा है 10,000 रुपये, मैंने बी को 10,000 दे दिए, बाद में कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका कैपिटल नेगेटिव निकला। उसका कैपिटल नेगेटिव, कैपिटल का मतलब हमने उससे पैसे लेने हैं, इधर से हमने उसको दे दिए, बाद में हम उससे लें, तो इसको सेटल करो। ऐसा एक क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में दे रखा था, अब आने के चांसेस नहीं है, पर थ्योरी में या 1 मार्कर में तो आ ही सकता है। कैसे नेगेटिव कैपिटल, 2 केस बना रहा हूं इसके, जरा ध्यान से देखना। बीज लोन है 10,000 और ये कैपिटल अकाउंट है, देखो जरा ध्यान से, बीज कैपिटल, बीडी है 40, रियलाइजेशन है 47, ये बनाया कैपिटल। देखो पॉजिटिव कैपिटल का मतलब इधर बचेगा और नेगेटिव कैपिटल का मतलब इधर बचेगा। इधर बचने का मतलब 7, इधर कितना बच रहा है दोस्तों, हमने उससे कितने लेने हैं, 7, इधर उससे 7 लेने हैं, इधर उसको 10 देने हैं। मैं उसको 10 दे दूं, बाद में मुझे 7 देना, नेट सेटल करते हैं, लोन को यहां ट्रांसफर करेंगे 7, बाकी कितना बचा, तो बैंक अकाउंट में आएगा बीज लोन 3। बहुत ही बढ़िया, निहायत ही खूबसूरत पॉइंट है भाई। दोबारा इसकी एंट्री क्या बनी, ध्यान से देखना। बीज लोन था 10, नेगेटिव कैपिटल 7,000 में सेटल हो गया और 3,000 रुपए नकद दे दिए। इट्स अ वेरी 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 गुड पॉइंट। और हमने तो बच्चों को बचपन में सिखा रखा है, बेटा कभी भी बीज लोन आए सीधा बैंक में डाल दे, तो ये ऐसे नहीं कर सकते। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना हो, यानी फर्स्ट ईयर के केस की बात कर रहे हैं, तो बीज लोन को होल्ड करना पड़ता है। कैपिटल देखते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो शांति से कुछ भी करो, नेगेटिव है तो फिर इस तरीके से करो। अगला केस लेते हैं, बीज लोन है 10,000, लो जी नेगेटिव कैपिटल बनाते हैं, बीज कैपिटल, बीडी 40, रियलाइजेशन 51। बी की नेगेटिव कैपिटल है 11,000, 51 इधर 40 इधर, तो इधर कितना आ रहा है 11,000। भाई साहब को 11,000 रुपये लेने हैं और 10,000 देने हैं, तो नेट 1 ले लो, देने की जरूरत ना है। यहां आएगा बीज लोन पूरा और 1,000 रुपये फिर भी ले लेंगे, ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या बनी देखना, बीज लोन 10,000 टू बीज नेगेटिव कैपिटल को खत्म किया। देखो नेगेटिव कैपिटल मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट को खत्म करके क्रेडिट किया, 0 किया, और बैंक कितना डेबिट किया। ये केसेस किताबों में लिखे नहीं हुए मेरे भाई, ढूंढते रह जाओगे। अब आप ये देखो, पार्टनर लोन के इतने सारे केसेस, पार्टनर लोन बैंक में भी आ सकता है, पार्टनर लोन रियलाइजेशन में भी आ सकता है, पार्टनर लोन कैपिटल में भी आ सकता है। सबसे टिपिकल पॉइंट ये है, अगर जिस बंदे ने पेपर सेट किया है, पेपर को खूबसूरत बनाना चाहता है, तो पार्टनर लोन वन ऑफ द फेवरेट क्राइटेरिया हमारा। ये तो इसमें तो बैंड बच जाएगा आपका, अगर कैपिटल अकाउंट होता तो। ये तो शुक्र है आजकल सिर्फ रियलाइजेशन बनाना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 मार्कर में एंट्री तो दे सकता है ना, वो दिल की भड़ास तो 1 मार्कर में निकाल सकता है ना। और ये वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है भाइयों, हॉट क्वेश्चन मानी जाती है सर। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं आपको, किसका नेक्स्ट पॉइंट कराते हैं आपको, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा ही फंडा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है जी। इसमें पहला पार्ट, बैलेंस शीट में गिवन है 60,000, एडजस्टमेंट में नथिंग इज मेंशन्ड, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा वही करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मान लो पुराने पार्टनर ए और बी है, रेशो इक्वल लेते हैं, खाम खा इतना लंबा चौड़ा पंगा क्या लेते हैं। ए और बी पार्टनर है, ठीक है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, डन सर, बी पार्ट। एडजस्टमेंट में क्लेम आ गया 50,000, कितना आ गया दोस्तों, अजीब सी बात है, ये मैंने पहले जेन्युइनली बताई भी नहीं। 50,000 इज माई आउटसाइडर लायबिलिटी।
आउटसाइडर लाइबिलिटी यानी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। ध्यान से सुनना, एंट्री अलग है, पहले अकाउंट में ट्रीटमेंट देखो। ये बनाया रियलाइजेशन, यहाँ लिखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5000 क्लेम, और यहाँ लिखा टू बैंक 5 क्यों है 50 टू बैंक 50, ठीक है जी। और कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 जितना लाइबिलिटी है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, जितना लाइबिलिटी है यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 टू, या तो डायरेक्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिख दो, क्लेम लिख दो, जो लिखना है। अब इसको दो तरीके से करा जा सकता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया 50,000 और बाकी ट्रांसफर कर दिया ए और बी में, और एक तरीका भी हो सकता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर वो क्लेम को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद इसकी पेमेंट भी ऑटोमेटिकली हुई है, उसकी एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला केस लेते हैं सर 50,000 का क्लेम है तो 50,000 की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। सी पार्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 है और क्लेम आया 70 का, तो सारा का सारा आउटसाइडर लाइबिलिटी है। यहाँ लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60 और यहाँ टू बैंक पेमेंट कर दो 70। तो ये मैक्सिमम केसेस है सर इसके। अब आता है हमारा केस रियलाइजेशन एक्सपेंस। दिस इज द लास्ट केस सर। कहानी सुनना, बड़ी प्यारी कहानी है, कुछ चीजें बच्चे इग्नोर करते हैं, मैं अब आपको बताता हूं गौर से सर। B was realization expenses. B was appointed to realize all assets and to pay off liabilities. हमें बी समझदार लगता है, हमने कहा डिसोल्यूशन के प्रोसीजर्स को तू देख पूरा, तू असेट्स को रियलाइज कर, तू लाइबिलिटीज को पे कर। फॉर दिस सर्विस ही वॉज पेड 10,000, एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000। इस क्वेश्चन में एक और लिख दे पहले, B was appointed to realize all assets and to pay liabilities. For this service he was paid 10,000 and he will bear all expenses. Actual expenses 12,000। लोग इस और इसमें फर्क ही नहीं समझ पाते। ये लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी है, यहां कहीं पर लिखा ही विल बियर ऑल एक्सपेंसेस। पहली बात तो हम उसको 10,000 दे रहे हैं, एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बी। बी को कितने पैसे दे रहे हैं 10,000, दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। एक्चुअल एक्सपेंस क्या करें, ये बी भुगतेगा या दुकान भुगतेगी? यहां पर कहीं दे रखा बी भुगतेगा, नहीं कह रखा तो कौन भुगतेगी? दुकान, टू बैंक। B was appointed to realize all assets and to pay off liabilities. For this service he was paid 10,000 and he will bear all expenses. Actual expense 12,000। B को कितने पैसे देने की बात हुई? Actual expense कौन भुगतेगा? B। यहाँ दो बातें, वो पैसा घर से लाया, कहाँ से लाया? और क्वेश्चन इज साइलेंट, जैसे कि इस टाइम है नो एंट्री।
हम तो ये एज्यूम करके चल रहे पैसा तो 12,000 कहाँ से लाया, वो घर से, भाड़ में जाओ, मेरे को एंट्री नहीं। दुकान का पैसा यूज किया, दुकान का पैसा ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा तो हम करेंगे ड्राइंग्स दीज कैपिटल टू बैंक। तो इससे रिलेटेड 4 बातें बनती हैं, इसको आप फोटो खींच लो। इससे रिलेटेड 4 बातें बनती हैं, मैं आपको अभी तसल्ली से प्यार से समझाता हूं। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो टीएस ग्रेवाल का, अगर आप बुक लाए हैं तो। ठीक है जी, लो जी, इसमें 4 बातें हैं सर जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान से देखना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। अगर फर्म बियर कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट करेगी, अगर फर्म पे करी है तो बैंक क्रेडिट करेगी। अगर फर्म भुगत रही है तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर फर्म पैसे दे रही है तो बैंक क्रेडिट। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉर्न बाय फर्म, तो क्या डेबिट या क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन डेबिट होगा। पेड बाय पार्टनर, पे किसने किए? रियलाइजेशन डेबिट होगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा? बैंक के बदले। लो जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर। मुझे दुकान की एंट्रियां करनी है, किसी के घर की एंट्रियां नहीं करनी। नो एंट्री, ना फर्म बियर कर रही है ना फर्म पे कर रही है, फर्म का कोई मतलब नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म बॉर्न बाय पार्टनर। क्या फर्म बियर कर रही है? नहीं। क्या रियलाइजेशन आएगा? नहीं। कौन भुगत रहा है? पार्टनर का नाम लिखो। दुकान पे कर रही है? हाँ, तो दुकान पे कर रही है तो दुकान के पास से क्या जा रहा है? पैसा। बच्चों एक क्वेश्चन है रियलाइजेशन एक्सपेंस में जर्नल एंट्रीज का, इलस्ट्रेशन 7th टीएस ग्रेवाल का। हम उसकी कुछ एंट्रियां लेते हैं, आप गौर से देखिए। हाँ जी सर, पहला पॉइंट पढ़िए। बस इतना ही लिखा हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, मतलब दुकान ने पे किए, रियलाइजेशन टू बैंक, दुकान ही भुगतेगी, कुछ नहीं कह रखा। तो खत्म जी, आगे बोलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय तरन अ पार्टनर। तरन ने पे किया रियलाइजेशन, तो दुकान का खर्चा तरन ने पे किया, रियलाइजेशन डेबिट टू तरन्स कैपिटल। आगे बोलिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 पेड बाय फर्म, तो फर्म के पास से बैंक क्रेडिट हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मदन। तो एंट्री होगी मदन टू बैंक, दुकान का पैसा जा रहा है, मदन से पैसे ले लेंगे, एक ही एंट्री होगी सर। आगे आराम से। पवन अ पार्टनर पेड रेमोनरेशन ऑफ कितना? ₹20,000 अरे बाप रे बाप, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000। एक्सपेंसेस इनकर्ड पेड बाय पवन। यहां पर कहीं पर भी लिख रखा है कि दुकान कौन भुगतेगा, ये क्वेश्चन कहीं पर भी लिख रखा है, ये एंट्री कौन भुगतेगा बताओ? मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं। पवन अ पार्टनर, क्या है? पवन अ पार्टनर पेड रेम्युनरेशन, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में क्या है? तो मैडम ने थोड़ा सा ये वर्ड बिल्कुल खा गए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, पवन को हम दे रहे रेम्युनरेशन 20,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है एक्सपेंसेस कौन भुगतेगा? पवन। तो इससे हमें मतलब ही कोई नहीं।
हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू पाउंड। हमारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन की मेन बात को आपने नहीं बोला तो बेड़ा गर्क हो जाता। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब है खर्चों समेत ये दे रहे हैं तो खर्चे वो भुगतेगा और उसी ने भुगते, मेरे को उससे कोई मतलब है नहीं। दुकान तो अपनी एंट्री करती, जो 20,000 देने हैं उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, 5th पॉइंट। ठीक है जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000। आउट ऑफ 8,000 3,000 बॉर्न बाय फर्म। भुगत कितने रहे हैं? 3,000 बॉर्न बाय फर्म। ठीक है, बैलेंस बाय रवि अ पार्टनर, बैलेंस बाय रवि, और पे किए फर्म ने। किसने पे किए? ध्यान से देखो, दुकान के पास से 8,000 रुपये जा रहा है क्योंकि दुकान पूरे पैसे दे रही है। डन। फर्म भुगत कितने रही है? तो फर्म रियलाइजेशन में कितना डालेंगे? 3,000, और बाकी 5,000 किस में आएगा? लो जी, ये बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। ठीक है जी, अब हम सर यही था बढ़िया एक, बस और तो कुछ नहीं है। लास्ट ले देते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉर्न एंड पेड बाय करण, नो एंट्री। बच्चों, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। एंट्रीज बहुत आसान है। जैसे मान लो एंट्री आ जाए रिजर्व गिवन इन बैलेंस शीट, तो क्या एंट्री करेंगे? नॉर्मल रिजर्व टू AB। वो कह रहा है क्रेडिटर्स को पे किया। मैं आपको थोड़ा सा कुछ 5-7 एंट्रीज और इसकी दोस्तों थोड़ी सी एक एंट्रीज बची थी, वो देखिए ध्यान से। क्रेडिटर्स को पे किया। क्रेडिटर्स कहाँ पे होंगे? देखो इधर पे होंगे। रियलाइजेशन में एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर्स बी ले गया, यहाँ आएगा रियलाइजेशन में बी। क्या एंट्री बनी? रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट। मशीनरी सोल्ड। सर मशीनरी बेचते हैं तो मशीनरी का नाम मत लिखना, बाय कैश या बैंक। बैंक टू रियलाइजेशन। मशीनरी टेकन ओवर बाय रवि, बाय रवि, रवि टू रियलाइजेशन। मान लो रियलाइजेशन प्रॉफिट है तो यहां आएगा ना ए और बी। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जनरल रिजर्व इन बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व टू AB। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इन बैलेंस शीट, AB टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। Z old customer whose account was written off as bad now paid 70%। कस्टमर 10,000 का ले लेते हैं। 10,000 में से 70% मिल रहा है, जितना फायदा हो रहा है बैंक में आ रहा है 7,000। एंट्री हो गई बैंक टू रियलाइजेशन 7,000। डेटर्स 2,64,000 हैं, 48,000 बैड डेट हो रहे हैं। प्रोविजन से कोई मतलब नहीं है। कितना बच गया ये? 2,16,000। जितना पैसा डेटर से रियलाइज होगा यहाँ आएगा। एंट्री बन गई बैंक टू रियलाइजेशन। तो बच्चों ये थी हमारी टोटल जर्नल एंट्रीज। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय।